हे गाइस व्हाट्सअप। सो यार आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी का वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोस्ट है। एंड इस चीज़ को हम ये जो पूरा चैप्टर है ये लक्ष्मीकांत में अराउंड 6-7 पेजेस में दिया हुआ है, बट इसको कंसाइज फॉर्म में करके मैंने एक पेज का बना दिया है। एंड दिस वुड हेल्प यू इन योर रिविजन्स एज वेल। तो विदाउट एनी डिले यार शुरू करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो बेसिकली जो आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, याद रखना आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। तो बेसिकली ये जो पोस्ट है ये आर्टिकल 148 के थ्रू बनाई गई है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, याद रहेगा। बाकी CDS में क्वेश्चन पूछा जाएगा, Who is considered as the head of Indian Audit and Accounts Department? ठीक है, ये लिखा है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इसका हेड कौन होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, फिर इनको एक नाम और दिया गया है, एक टाइटल और दिया गया है। तो ही इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, तो CDS में अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बलवॉक्स डिफाइन किए गए। बलवॉक्स के हैं बेसिकली एक तरीके के पिलर्स हैं। ठीक है, तो उन पिलर्स में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर कहा गया है। ठीक है, बलवॉक्स वो होते हैं जो बेसिकली हर चीज पे चेक रखते हैं। ठीक है, तो इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट या इंडियन पार्लियामेंट से जो भी बिल पास होते हैं उस पर कैसा क्या एक्सपेंडिचर रहा, उन सब की मॉनिटरिंग, उन सब की रिसिप्ट चेकिंग कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। तो बेसिकली ये भी एक चेक रखता है किस पे? इंडियन पर्स पे, इसीलिए इसको गार्डियन ऑफ इंडियन पर्स भी कहते हैं। और बेसिकली बाबा भीमराव अंबेडकर ने कुछ बलवॉक्स को डिफाइन किया था, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक है उनमें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक इंडियन बलवॉक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI एक और बलवॉक है। एंड UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी एक बलवॉक है। ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और UPSC दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी हैं एंड कैग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब कैग के बारे में अगर हम आगे पढ़े तो ये जो कैग होता है हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। इनका टेन्योर क्या होता है? इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स। इसका क्या मतलब है? मान लो कि कोई पर्सन है, उसको अपॉइंट किया गया 59 ईयर्स की उम्र में। ठीक है, एंड 59 ईयर्स की उम्र में अगर उसको अपॉइंट किया गया है तो 6 साल यानी 65 ईयर्स हो जाएंगे उसको। तो उस तरीके से वो 6 साल भी कंप्लीट कर लेगा और 65 ईयर्स भी कंप्लीट कर लेगा। अब मान लो किसी को अपॉइंट किया गया है 60 ईयर्स पे, तो वो 5 ही साल कर पाएगा क्योंकि 65 ईयर्स एज का हो जाएगा एंड उसको रिटायर होना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड अगर कोई बंदा 58 ईयर्स पे अपॉइंट हुआ है तो वो 6 साल करके 64 पे पहुंच जाएगा एंड 64 पे रिटायर हो जाएगा। तो 6 साल या फिर 65 ईयर्स में जो चीज़ पहले हो जाएगी, अगर उसकी उम्र 65 ईयर्स पहले हो गई तो तब रिटायर हो जाएगा, और अगर उसका टेन्योर 6 ईयर्स का कंप्लीट हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, अपना रेजिग्नेशन कैग किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। फिर रिमूवल की बात करते हैं, तो इसका जो रिमूवल होता है बेसिकली वो सुप्रीम कोर्ट के जज का जिस तरीके से रिमूवल होता है, जिस तरीके से इम्पीचमेंट होता है, उसी तरीके से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी रिमूवल होता है। कैसे होता है? जब अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो हम उसमें पूरी चीज़ें देखेंगे कि कैसे क्या एक सुप्रीम कोर्ट जज का इम्पीचमेंट होता है। बट अभी के लिए हमें ये याद रखना है जो कैग का रिमूवल का प्रोसेस है वो सेम है एज पर दी सुप्रीम कोर्ट जज। अच्छा, कौन से ऐसे 2 ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे रिमूवल इनिशिएट होता है या फिर हटाया जाता है? तो पहला है आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को किसी तरीके से वायलेट किया है, या फिर इनकैपेसिटी मतलब उस पोजीशन पे बैठ के ही इज नॉट एबल टू डू हिज ड्यूटी और नॉट एबल टू फुलफिल द फंक्शन ऑफ दोज ड्यूटीज। ठीक है, तो ये 2 ग्राउंड्स है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। सेम वर्ड्स एग्जाम पेपर में लिखे मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा हमें गौर करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो,
कि प्रेसिडेंट जो होता है वो कैग को अपॉइंट तो जरूर करता है, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कैग को हटा नहीं सकता। उसका जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से कैग को हटाया जाएगा, है ना। प्रॉपर इनिशिएशन होता है, फिर पढ़ेंगे अभी इसके इम्पीचमेंट के बारे में, तब मैं बताऊंगा और आगे। बट यहाँ पे चीज़ ये याद रखने वाली है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट जरूर करता है, लेकिन ही इज़ नॉट एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है, नो मिनिस्टर कैन रिप्रेजेंट कैग, तो कैग की जो ड्यूटीज डिफाइन करी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैग के क्या क्या काम होने हैं, कैग क्या क्या फंक्शंस होने हैं, वो कोई मिनिस्टर पार्लियामेंट में नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो कैग का काम है वो केवल कैग ही कर सकता है। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 49 की बात करते हैं, फिर नीचे आएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 149 क्या डिफाइन करता है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कैग। आर्टिकल 148 पोस्ट या पोजीशन डिफाइन करता था कैग की कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 149 है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कैग। तो पावर्स एंड ड्यूटीज क्या है, तो पहली ड्यूटी तो ये है कि सेंटर और स्टेट्स की जितने भी तरीके के रिसिप्ट्स होते हैं या फिर बिल्स होते हैं या एक्सपेंडिचर होता है, वो सारी चीज़ें कौन डिटरमिन करता है, कैग डिटरमिन करता है, ठीक है। बेसिकली सब पे चेक रखता है कि कितना क्या खर्चा हुआ एंड कहाँ कहाँ किस तरीके से खर्चे हुए। जो भी गवर्नमेंट डेटा सप्लाई करती है उन हर चीज़ को कैग सम अप करता है, अपनी टीम बनाता है। अपनी टीम बनाने के लिए खुद कैग मतलब प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है कैग से, ठीक है। तो अपनी टीम भी एक तरीके से कैग खुद ही चुनता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो भी कैग का यहाँ पे दो पॉइंट है। पहला पॉइंट कि कैग का जितना भी कैग की सैलरी, कैग के ऑफिस में जितने स्टाफ पर्सन्स हैं और कैग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर हो रहा है कैग का खुद का, ठीक है, सैलरी में, अलाउंसेस में, है ना, पर्क्स में, वो सब कहाँ से चार्ज होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होगा, ठीक है। और कैग की एक और ड्यूटी ये भी है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट में जितने मतलब कंट्री में जितने स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, तो उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके जो कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उनको भी चेक करता है कौन, कैग, ठीक है। फिर कैग और क्या क्या काम करता है, कंटिजेंसी फंड को भी चेक करता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया को भी चेक करता है। तो ये बेसिकली तीन मेजर चीज़ें हैं जो कैग प्राइमरीली बेसिस पे चेक करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, कंटिजेंसी फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा और भी जितनी चीज़ें हैं वो सब भी कैग ही तय करता है। फिर आर्टिकल 150 क्या है, आर्टिकल 150 बेसिकली एक फॉर्म है जो कि कैग प्रिस्क्राइब करता है एंड उस फॉर्म में फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में सारे ट्रांजैक्शंस या जिस तरीके से जितनी बिलिंग विलिंग होनी है वो सारे कौन डिफाइन करता है, कैग ही फॉर्म बना के देता है एंड वही फॉर्म यूज़ होता है पार्लियामेंट में अलग अलग चीज़ों के लिए। आर्टिकल 151 क्या है, आर्टिकल 151 है सबमिट्स द रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड। देखो कैग अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें बताता है कि देखो गवर्नमेंट ने इतना खर्चा बताया था, इतना खर्च हुआ है, इतना बचा है, इतना डेब्ट लिया है, फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़ें बताया जाता है। तो ये इन सब की एक रिपोर्ट बना के देता है कौन, कैग, प्रेसिडेंट कौन, प्रेसिडेंट उसे फर्दर पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। आर्टिकल 279 क्या है, आर्टिकल 279 कहता है कि जो कैग है वो बेसिकली नेट प्रोसीड्स किसी भी टैक्स का बताता है। अब यहाँ से क्या मतलब है, मान लो कि स्टेट और सेंटर दोनों ही टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेट को कितना पैसा जाना है, सेंटर को कितना पैसा जाना है, पहले तो ये डिफाइन होता है, ठीक है, तो वो भी कैग करता है। और दूसरा कि मान लो उस टैक्स को कलेक्ट करने में जितना पैसा खर्च हुआ है सरकार का, उसको माइनस जब कर देते हैं तो वो होता है नेट प्रोसीड। मान लो 1 लाख रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ और उस 1 लाख रुपए को इकट्ठा करने में हमारे 1000 रुपये या 1 लाख रुपए खत्म हो गए, ठीक है, तो नेट प्रोसीड क्या होगा, 9 लाख रुपए, ठीक है। समझ गए नेट प्रोसीड का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब एक और देखो, एक और इसको टाइटल दिया गया है, इसको बोला गया है गाइड फ्रेंड फिलोसोफर टू पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी याद रखना,
क्वेश्चन डायरेक्ट सीडीएस में आएगा, हु इज कंसीडर्ड एज द गाइड फ्रेंड फिलोसोफर टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फिर यार कैग बेसिकली 3 तरह की रिपोर्ट्स हैं जिनको प्रेसिडेंट को देता है। तो ये 3 तरह की कौन सी रिपोर्ट है? तीनों ही ऑडिट रिपोर्ट है। बेसिकली कैग का क्या काम है? ऑडिट करना। तो जो 3 तरीके की रिपोर्ट्स हैं वो है, एक तो आपकी अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की रिपोर्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। दूसरा रिपोर्ट जो है वो है फाइनेंस अकाउंट्स, और तीसरा रिपोर्ट जो है वो है पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। तो 3 रिपोर्ट्स कैग ऑडिट करके प्रेसिडेंट को देता है, और इन 3 रिपोर्ट्स का क्या नाम है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब यार एक चीज समझ लो, कुछ ऐसी हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जिसको हम पीएसयूज कहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैग डायरेक्टली ऑडिट कर सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कैग किसी सेकेंड या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करता है कि तुम मेरे बिहाफ पे ऑडिट करो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैग ऑडिट नहीं कर सकता है। अब लक्ष्मीकांत में जिन जिन चीज़ों के बारे में मेंशन्ड है वो चीज़ें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हमें याद रखना, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी कि कैग ने कौन कौन सी रिपोर्ट प्रेजेंट करी है, ये याद रखना, इनके नाम याद रखना बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट। ठीक है, इसके अलावा जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कैग डायरेक्टली खुद ऑडिट करता है, उनके क्या क्या नाम दिए हुए हैं? एक तो है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देखना। ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है इसको डायरेक्टली कैग ऑडिट करता है। फिर ओएनजीसी एक कंपनी है, और एयर इंडिया, ये 3 कंपनीज को कैग डायरेक्टली खुद ऑडिट करता है। अब वो कौन सी ऐसी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जिनके लिए कैग किसी प्राइवेट ऑडिटर को अपॉइंट करता है कि तुम मेरे बिहाफ पे करो। तो इसके एग्जांपल्स हैं आपके ये यहाँ पे सेंट्रल हाउसिंग कॉरपोरेशंस और इंडस फाइनेंस कॉरपोरेशंस। ठीक है, ये याद रखना, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस और इंडस फाइनेंस कॉरपोरेशंस, ये नाम याद रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फिर कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए प्राइवेट ऑडिटर ही होता है, कैग उनको ऑडिट नहीं करता है? तो उसका वो 4 एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं वो ये है, LIC, ठीक है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए प्राइवेट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। अब यार एक ऑडिट बोर्ड बनाया गया था पहले, बाद में इसको हटा दिया गया था। तो इस ऑडिट बोर्ड किसके रिकमेंडेशन पे बनाया था? एक चीज़ होती है ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी या कमीशन, ठीक है, कह सकते हो। इसने ऑडिट बोर्ड्स बनाए थे जिसमें चेयरमैन होता था और 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय कैग होते थे। ठीक है, बट बाद में इसको हटा दिया गया था इस ऑडिट बोर्ड को। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है, जो कैग की सैलरी होती है वो किसके बराबर होती है? सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है। एंड इट इज़ डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, सैलरी डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। एंड सैलरी होती किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। जो इसके इम्पीचमेंट का प्रोसेस है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट जज। एंड एक दो चीज़ें जो और इम्पॉर्टेंट हैं कि यार जो हमारी कैग की पोजीशन है इसको क्रिटिसाइज बहुत किया गया है। इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया है? इसको क्रिटिसाइज करने का एक पॉल एच एप्पलबाय करके एक आदमी था, पॉल एच एप्पलबाय, उसने हमारे कैग की पोजीशन को बहुत ही क्रिटिसाइज किया था। उसका रीज़न ये था कि बेसिकली जो कैग है वो ऑडिट के थ्रू बेसिकली गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने से रोकता है अलग अलग। ठीक है, और एक क्रिटिसिज्म उसने ये भी दिया था कि जो ब्रिटिश मोनोपोली है वो मेंटेन होगी अगर हम भी इसे कैग में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे था कैग, है ना। अच्छा, हमारे कैग में हमने ये जो लिया है कंसेप्ट कैग का, ये हमने लिया है ब्रिटिश से। ठीक है, तो जो हमारा कैग है और उनका कैग है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं? तो पहला डिफरेंस तो ये है यार कि जो हमारा कैग है वो बेसिकली केवल ऑडिट में कर रहा है। मान लो, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लो कोई पैसा निकालना है, ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या होगा कि
कैग से पूछा जाएगा कि इतना पैसा निकालना है, कैग परमिशन देगा, उसके बाद निकाला जाएगा और फिर कैग उस निकले हुए पैसे की ऑडिट भी करेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैसा निकाल लिया जाता है, उसके बाद केवल ऑडिट का काम बचता है हमारे कैग के पास। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि जो हमारा कैग है वो केवल ऑडिट का काम करता है, कंट्रोलर का काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम याद रखेंगे। आर्टिकल्स जो है मैंने मेंशन किए हैं वो इम्पोर्टेंट, उस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, बाकी इस एक पेज को हमें बार बार पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर। अगर कुछ रह रहा है तो हम कुछ क्वेश्चंस जब करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम कैग के, तब उन क्वेश्चंस से भी जो इन्फरेंसेस निकलते हैं हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। सो या विद दिस लाइक वी हैव completed this chapter and see you in the next video. Till then, bye bye, take care and remember the name Defense Corps, ये दिल मांगे।